हेलो। गौरव की भाषा नई सीख, भिकमंगों की आवाज बदल, सिमटी बाहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज बदल। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जो कि 1 2027 और 2 2027 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने आई नेट 2026 का एग्जाम दिया है। कौन सा एग्जाम दिया है? जिन्होंने आई नेट, हिंदी इसको थोड़ा सा सही करते हैं, जिन्होंने कौन सा एग्जाम दिया है? आई नेट 2026 का एग्जाम जिन्होंने दिया है, जो कि मई में हुआ है, और वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन लोगों को डेडिकेट होने वाला है आज का ये पूरा वीडियो, जिसमें हम तमाम सारी बातें करेंगे। हम बातें करेंगे कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है। हम सारी बातों को की नोट्स में लिख लेते हैं एक बार। हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि हमारा रिजल्ट कब आने वाला है, फिर अपन चर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या होने वाली है। ये जो रिजल्ट आएगा, इससे क्या पता चलेगा? क्या आपको पता चलेगा कि आप फिजिकल देने जा रहे हैं या नहीं जा रहे? इसकी चर्चा करेंगे। और अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों की चर्चा हम बड़े विस्तार में इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्त हमें समझना है कि रिजल्ट कब आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या जाएं, सीधे हम देखते हैं नेवी 02/2027 का नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो हम यहां से बहुत सारी चीजें समझने का प्रयास करेंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। ठीक है, और थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि क्यों देर हो रही है और ये सब क्यों चल रहा है। ठीक है, ये देखो, ये देखिए, ये क्या है? सबसे पहले हुआ आपका आई नेट एग्जाम। सबसे पहले आपका क्या हुआ? आई नेट एग्जाम हुआ। सबसे पहले आपका आई नेट एग्जाम जो था, बिल्कुल टाइमली कंडक्ट करा लिया गया। मई 26 में लिखा था, बिल्कुल अच्छे से मई में, मिड मई में इसको कंडक्ट करा लिया गया, यानी मिड मई से पहले ही करा लिया गया एक तरह से। ठीक है, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन कब लिखा था? मई और जून में। अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्ट ये जून तो खत्म हो गई लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, तो क्या ऐसा होगा कि डायरेक्ट ये जाकर के शॉर्ट लिस्टिंग ही करेंगे, सीधा सितंबर में रिजल्ट आएगा? ऐसा नहीं है। अब ये रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है, ये बता दूं मैं आपको। ये डिले हो रहा है आपका करेक्शन विंडो की वजह से। क्यों हो रहा है? करेक्शन विंडो की वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि करेक्शन विंडो 10-11 अप्रैल में खोली जानी थी, लेकिन ये एग्जाम के बाद फिर से जाकर के जून में फिर खोली गई करेक्शन विंडो। कब खोली गई? जून में, फिर शायद 8-9 जून को करेक्शन चला है। ठीक है, फिर से खोली गई। जब करेक्शन विंडो खुलती है और करेक्शन चलता है तो उसको पूरी प्रोसेस को मैनेज होने में टाइम लगता है। मैनेज होने में एटलीस्ट 15-16 दिन फिर लगते हैं कि पूरा का पूरा बायोडेटा जो है बच्चों का, वो फिर से मतलब एक तरह से अपडेट किया जाता है, उसमें कई सारी चीजें बदली जाती हैं। तो करेक्शन विंडो की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा लेट हुआ है, अन्यथा ये जून तक आ जाता। अब काफी लोग जो ऐसे हैं जो ये कहने में लगे हैं कि रिजल्ट जो है एसएससी की वजह से नहीं आ रहा, या कुछ मतलब अन्य ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि एसएससी की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है, एसएससी ने दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट मतलब लेट किया, एसएससी ने एमटीएस का भी रिजल्ट लेट करती है, हर चीज का रिजल्ट लेट करती है एसएससी। ऐसा नहीं है। एसएससी कौन है? सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है आपकी, जिसने तुम्हारा पेपर बनाया है और प्लस पेपर कराया है। और ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो इसे इतना समय नहीं लगेगा। ना ही आपका रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट पे आने वाला है। अगर एसएससी के अनुसार होता सब कुछ, रिजल्ट पूरा प्रिपरेशन एसएससी के अकॉर्डिंग होती, तो फिर आपकी आंसर की भी जरूर आउट की जाती, क्योंकि आंसर की एसएससी के हर एग्जाम में आउट होती है। तो एसएससी यहाँ पर विक्टिम नहीं है, है ना? तो एसएससी पर मत थोपिए। इसका रीजन क्या है रिजल्ट लेट होने का? सबसे पहले तो अपन रीजन की बात करें तो रीजन क्या है रिजल्ट लेट होने का? रीजन ऑफ डिलेइंग द रिजल्ट, क्या रीजन है? रीजन क्या है? करेक्शन विंडो रीओपन। करेक्शन विंडो रीओपन। अब कोई कहे कि करेक्शन विंडो रीओपन करी क्यों गई थी? क्या जानबूझकर रिजल्ट लेट करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये रीओपन इसलिए हुई है क्योंकि वैकेंसीज मर्ज हैं। तो मर्ज वैकेंसी की वजह से किसी के पास मान लीजिए पहले 12th की मार्कशीट नहीं थी, उसने अप्लाई कर दिया अपीयरिंग में। ठीक है,
या मतलब मर्ज होती है वैकेंसी, तो कई बार बच्चे गलती कर देते हैं अप्लाई करते टाइम, तो फिर से एग्जाम के बाद में एक मौका दिया कि आप जाकर के सुधार लीजिए, क्योंकि पूरे 1 साल तक आपका ये जो फॉर्म है वो चलने वाला है। नेवी में हो सकता है शॉर्ट लिस्टिंग आपकी 1/27 में हो जाए, हो सकता है 2/27 में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। इवन पिछली बार तो 3 बैच थे, 2/25 भी था, 1/26 था और 2/26 था, जिसकी ज्वाइनिंग अभी होनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई। अब अपन बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। तो रिजल्ट कब आ सकता है इसकी अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे क्या लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि आज 2 जुलाई है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के चांसेस हैं, अन्यथा 10 जुलाई से पहले तो आ ही जाएगा। अब एग्जैक्टली डेट जान के क्या करोगे, है ना, फिर भी फ्राइडे को चांसेस ज्यादा होते हैं, पता है ना, फ्राइडे को और मंडे को ज्यादा चांसेस होते हैं जब भी पढ़े। लेकिन मान के चलो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ये जो है 90% चांसेस हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, यानी कि 7 या 8 जुलाई तक आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकती है, अब कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें कट ऑफ पिछली से ज्यादा होगी या कम होगी, पिछली से तुलना करें अगर, तो अगर बुरा लगे तो लगता रहे पिछली कट ऑफ से ज्यादा जाएगी, और एसएसआर की तो 100% ज्यादा जानी है पिछली कट ऑफ से, चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप बिहार से हो या राजस्थान से हो, हर जगह पिछली से ज्यादा जाएगी कट ऑफ, ये बात नोट कर लीजिए। पिछली कट ऑफ अगर 30 गई है तो ये वाली आपकी कम से कम 33 या 34, एटलीस्ट 32 तो मान ही लीजिए, यानी कि 30 से कम तो किसी भी हालत में नहीं जाएगी, पिछली कट ऑफ से ज्यादा जाएगी एसएसआर की। अब अगर अपन एमआर की बात करें तो एमआर का मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली से एमआर जो है इक्विवेलेंट रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, इसमें +- 2 हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम बता रहा हूं, इसमें तुम कहो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन एसएसआर में कुछ स्टेट्स में तो 5 या 6 नंबर का भी, 5 या 6 मार्क्स का भी अंतर देखने को मिलेगा, पिछली कट ऑफ से 5-6 मार्क्स ज्यादा जाएगी, है ना। जैसे एमपी की अगर पिछली कितनी गई थी, 28.75 कुछ गई थी, है ना, तो इस बार हो सकता है कि 32+ जाए। ठीक है, ऐसे यूपी की जो है, बिहार की जो है, बिहार की मान लीजिए अगर पिछली 30.25 ऐसी कुछ गई है, तो इस बार हो सकता है कि 34+ जाए, 35 जाए। ये 120-27 की शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी तो आपको कट ऑफ पता ही नहीं चलेगी। अभी क्या पता चलेगा, इस पॉइंट पे अभी चर्चा कर लेते हैं। अभी क्या पता चलेगा, ओनली मार्क्स ऑब्टेन्ड। शॉर्ट लिस्टिंग जो है सितंबर में पता चलेगी, अगर जल्दी पता चली तो अगस्त के बिल्कुल एंड में पता चल सकती है, बिल्कुल एंड में, यानी 25 अगस्त के बाद। ठीक है, या फिर सितंबर में पता चलेगी तो स्टार्टिंग में ही चल जाएगी, 1, 2 या 3 सितंबर में ही पता चल जाएगा कि आप अगले बैच के लिए जाने वाले हो, यानी 1/27 के लिए जाने वाले हो या नहीं। और 2/27 की शॉर्ट लिस्टिंग तो पता ही नहीं चलेगी अभी। मान लीजिए कोई मेडिकल असिस्टेंट वाला है और 2/27 का देने वाला है, तो उसे कब पता चलेगा, उसी टाइम पे जाके पता चलेगा, लगभग फरवरी में ही जाके पता चलेगा कि वो 2/27 का फिजिकल देने जाने वाला है या नहीं, या किसी की एज ऐसी है कि वो 2/27 के लिए एलिजिबल है, 1/27 के लिए एलिजिबल ही नहीं है डीओबी के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उसे तभी पता चलेगा फरवरी में कि पीएफटी के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, एसएसआर और एमआर के लिए बता दूं, एसएसआर और एमआर के लिए ये बात जरूर पक्की है, अगर 1/27 में मान लीजिए कि आपके स्टेट की मेरिट है, अगर एमआर की तो ऑल इंडिया, स्टेट की एसएसआर है, तो अगर 1/27 में आपकी मेरिट मान लीजिए 34 जाती है, तो 2/27 में वो कम जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो सिर्फ एलिजिबल है किसके लिए, 2/27 के लिए, या मान लीजिए उसकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से है कि 1/27 में उसकी उम्र नहीं हो रही देने के लिए, 2/27 में हो रही है उसकी उम्र, और 1/27 की मेरिट अगर 34 गई है और उसके नंबर अगर 34 से एक भी ज्यादा है या उसके 34 भी है,
तो ये कंफर्म मान ले कि उसका 227 में 100% आने वाला है, 100 नहीं मतलब 200% आने वाला है कॉल, क्योंकि इससे 34 से कम होगी जरूर। अगर 34 गई 127 में तो हो सकता है कि 227 में 33 रह जाए, या हो सकता है कि 32.5 ही रह जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से होगा, है ना। और मान लीजिए आपका 127 के लिए कॉल अप लेटर आ गया और 127 में आपने पीएफटी दिया जाकर के, और मान लीजिए आप पीएफटी में फेल हो गए, भगवान ना करे कोई भी हो, लेकिन बता रहा हूं केस कंसीडर करिए, अगर कोई फेल हो गया पीएफटी में 127 के में, अगर वो फेल हो गया और वो इलिजिबल फॉर बैचेस लिख करके मतलब वो तो अभी आ रहा होगा, इलिजिबल फॉर बैचेस, अगर उसके में लिख करके आया कि वो 127 के लिए भी इलिजिबल है और 227 के लिए भी इलिजिबल है, और यहां अगर वो फिजिकल में फेल हो जाता है तो उसे 227 में अगेन फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिर से पीएफटी के लिए बुलाएंगे, फिर से पीएफटी के लिए बुलाएंगे, चाहे वो मेडिकल में फेल हो जाए चाहे कहीं भी फेल हो जाए, ठीक है, चाहे फिजिकल में फेल हो, मेडिकल में फेल हो, मेरिट में रह जाए, उसे फिर से बुलाएंगे। तो ये कुछ बातें हुई, ये कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो 127 की ज्यादा जाएगी और 227 की कम जाएगी। अब जो कौन कौन लोग बिल्कुल वेट ना करें अभी अभी फालतू में, अगर जिनकी 227 में शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है तो भाई वो तो अभी तो तुम्हें सिर्फ मार्क्स पता चलेंगे, अभी तो तुम्हें फरवरी तक कुछ नहीं पता चलने वाला कि तुम पीएफटी के लिए जाने वाले हो नहीं। लेकिन ये मैंने बताया जरूर, अगर मान लीजिए 127 की जितनी भी मेरिट जाती है, चाहे एमआर है या एसएसआर है या मेडिकल असिस्टेंट है, जितनी भी मेरिट गई है और आपके उससे अगर आधा, 1 या 2 नंबर कम भी हैं, 2 नंबर कम भी हैं, तो भी आप तैयारी करिए, लगभग 2 नंबर तक मेरिट घट जाती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है 2 नहीं घटे, 1.5 घटे, तो या लगभग 1 नंबर या 1.5 नंबर तो मेरिट घटेगी ही 227 के लिए, ठीक है, 127 से। और अगर आपका अंतर ज्यादा है, अगर आपके 4 नंबर या 5 नंबर कम है, तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करना फिर, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा। मेडिकल असिस्टेंट वाले जो हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अब ये बता दिया कि अभी क्या पता चलेगा, मार्क्स पता चलेंगे आपको, शॉर्ट लिस्टिंग कुछ दिनों बाद पता चलेगी। अब कट ऑफ क्या रहने वाली इसकी बात करते हैं। तो कट ऑफ मैंने सबसे पहले तो एक बात बताई कि कट ऑफ क्या होगी, ज्यादा जाएगी, किससे, कट ऑफ जो है पिछले से ज्यादा जाएगी। अब बात करते हैं हाई कट ऑफ जोन्स की, कट ऑफ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एसएसआर की कट ऑफ की, यूपी की बात करेंगे, बिहार की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं, एमपी की बात करते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, एमपी। अगर एसएसआर की बात करें तो इसमें आपके 35 प्लस तो 100% जाएगी, लेकिन एकदम से सेफ कौन है, अगर आपके 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप कोई टेंशन मत कीजिए, आप हो जाइए नो टेंशन और तैयारी करना शुरू कीजिए अगर 40 प्लस बन रहे हैं। लेकिन अब लगभग 7-8 दिन में आपको पता ही चल जाएगा, तो अपन तब तो और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूरे जो स्टेट हैं लगभग 38 मान करके चलिए, ऑन एन एवरेज अगर आपके 38 समथिंग बन रहे हैं, 38 मार्क्स, तो आप बिल्कुल कंफर्म सेफ हैं। लेकिन 35 पर भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 38 पर तो मान लीजिए कि 127 में ही शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन 35 प्लस वाले हैं जो, उनको सबको मौका मिलेगा, भले 227 में मिले। अगर एमपी की बात करें तो एमपी की पर्टिकुलर बात करें तो एमपी की कट ऑफ लगभग इस बार जो है वो 32 से 35 के बीच में रहने वाली है, ठीक है। लो कट ऑफ जोन की बात करें एसएसआर में, लो कट ऑफ जोन की बात करें, अगर एलसीजेड लिख दिया है इसको, हाई कट ऑफ जोन को एचसीजेड लिखेंगे अपन, ठीक है। लो कट ऑफ जोन की बात करें एसएसआर में तो इनका जो है लगभग 25 से 30 जाएगी। जैसे तुम्हारे महाराष्ट्र है, गुजरात है ना, जम्मू कश्मीर है, और बाकी कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां सभी ले लिए जाते हैं जितने मार्क्स वो स्कोर करते हैं बच्चे, है ना, तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। अब अगर एमआर की बात करें, एमआर की बात करें तो इस बार एमआर की कट ऑफ जो है लगभग 32 से लेकर 35 के बीच जा सकती है, और थोड़ा एग्जैक्ट जाएं तो 34 या 35 लगभग ऐसी, मतलब समझ सकते हैं ना ऐसा। अगर 32.5 गई तो वो भी मेरे इसी दायरे में आ रही है, तो लगभग एमआर की ऐसी कट ऑफ जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपके अगर मार्क्स बन रहे हैं ठीक ठाक ऐसे, तो आप तैयारी करिए।
फिलहाल अभी क्या करना है, अभी फालतू वीडियोस देखना ठीक नहीं है ना। बिना मतलब की वीडियोस देखने में समय गंवाने से अच्छा है अभी आप पीएफटी की तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? पीएफटी की तैयारी करो, फिजिकल की। और वो लोग तो बिल्कुल तैयारी करो जिनके एसएसआर में 40 प्लस हैं और एमआर में जिनके 32 प्लस हैं, वो तो पक्का पीएफटी की तैयारी करो, 100% है ना, उनका तो सिलेक्शन हो ही जाना है। एमआर की भी थोड़ी मैंने ज्यादा बताई है, एमआर की इस बार कम जा सकती है, एमआर की इस बार जो है 30 से 32 भी जा सकती है। ज्यादा चांस तो 30 से 32 के ही हैं, 70%, और 30% चांस है 32 से 35 के। ठीक है, 30 से 32 के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मेरे को पर्सनली, क्योंकि पेपर इस बार कठिन था एमआर का। पीएफटी की तैयारी में लग जाओ आप लोग जिनके एमआर में 32 प्लस, एसएसआर में 40 प्लस बन रहे हैं। ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो सिर्फ एक बैच है मेडिकल असिस्टेंट का, तो जो हाई कट ऑफ जोन है मेडिकल असिस्टेंट में उनकी 50 प्लस जाएगी इस बार, 50 प्लस कंफर्म बता रहा हूँ। जो लो कट ऑफ जोन है उनकी भी 40 प्लस जाएगी, जो मीडियम कट ऑफ जोन है उनकी 42 टू 45 जाएगी। ठीक है, इस बार हाई कट ऑफ जोन की 50 प्लस जानी है, मेडिकल असिस्टेंट की कट ऑफ बढ़ेगी इस बार पिछली बार से। ठीक है, एमपी की भी बढ़ेगी, यूपी की भी बढ़ेगी, राजस्थान की भी बढ़ेगी, बिहार की भी बढ़ेगी। जिसको लग रहा है कि भाई हमारा हो जाएगा 40 पे 45 पे, नहीं होने वाला। ठीक है, तो मार्क्स देख के पता चल जाएगा आपको, मैं बता दूंगा, रिजल्ट आने दो कि कितने मार्क्स हैं तो हो सकता है तुम्हारा। अब बात करते हैं कि अभी क्या करें। तो अभी एक और चीज बता रहा है, पीएफटी की तैयारी तो मैंने बता दी है, इसके अलावा जो लोग एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्या करें। अगर आप एलिजिबल हैं अभी अगले बैच में, मान लीजिए अभी जो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया है, एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आया है, कौन सा वाला आया है? एयरफोर्स का अपना हाँ 2/27 का नोटिफिकेशन जो आया है, तो इसके लिए एलिजिबल है तो आप एयरफोर्स की एक्स ग्रुप की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका 25 का मैथ जो होता है एसएसआर के लिए इसी से तैयार हो जाएगा। 25 का मैथ, 25 की फिजिक्स जो है इसी से तैयार हो जाएगी, 25 की इंग्लिश इसी से तैयार हो जाएगी। बची जीके, तो जीके के लिए एक पीडीएफ लास्ट में अपन भेज देंगे तो उससे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तमाम पीडीएफ मार्केट में चलते हैं, उससे मतलब 25 में से 20 नंबर की जीके पीडीएफ से आ जाती है, तो आराम से हो जाएगा। तो आप एक्स ग्रुप की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए तैयारी एक्स ग्रुप की, तो आप खींच ले जाएंगे। ठीक है, बाकी रिसोर्सेज क्या रखने, बाकी स्टेज 2 की भी तैयारी करनी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन मान लीजिए, फिर स्टेज 2 में दिक्कत ना आए, इसलिए अभी से तैयारी करते रहो। रिसोर्सेज क्या रखने हैं, टेस्ट कहाँ से लगाओ, टेस्ट लगाओ RWA पे, सबसे बेस्ट रहते हैं। टेक्स्ट बुक पे भी लगा सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक से ज्यादा प्रेफरेंस RWA की रखो। ठीक है, जेमिनी से शॉर्ट टेस्ट बनवा सकते हो, जेमिनी एक AI होता है, उससे बोल दो कि मेरे लिए क्विज तैयार कर दो इस टॉपिक पे, तो वो बना देगा। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट लेकर के आओ, किसका? अरिहंत का, अरिहंत की ही फॉर्मूला बुक लेकर के आओ, है ना। इंग्लिश वगैरह के लिए बुक नहीं पढ़नी है, यूट्यूब से तैयार करो इंग्लिश, है ना। और बाकी फिजिक्स वगैरह है तो इसके लिए एक लूसेंट की बुक ले सकते हो, इससे तैयार कर सकते हो। ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत जो सीरियस बंदे हैं, बाकी अगर आप बहुत सीरियस नहीं हो तो यूट्यूब वगैरह पे फ्री सीरीज डली हैं बहुत सारी, उनसे तैयार करो किसी भी चैनल के से। ठीक है, पर डे का टारगेट बनाओ, इतना इतना करना है, उस हिसाब से करते चलो, आगे बहुत ज़्यादा बातें बताएंगे। तो हमारे जो पॉइंट थे उनमें कौन कौन सा पॉइंट बचा है अभी, तो हमने कट ऑफ डिस्कस कर ली है, क्या पता चलेगा, अभी क्या करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो फालतू भटकने से बेटर है अभी क्या करो, अभी 6-7 दिन और वेट करो, 6-7 दिन वेट करो, आपका रिजल्ट आने ही वाला है बहुत जल्द। तो इतना तो रहता है यार, मतलब अगर आपके अंदर धैर्य ही नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर आप इतनी बड़ी मंजिलों तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सूल ना हो। तो आप सभी नाविक बनने जा रहे हैं, एसएसआर में भर्ती होने जा रहे हैं, सेलर बनने जा रहे हैं, तो आपकी धैर्य की परीक्षा तो जो है वो सबसे प्रमुख है और सबसे पहले ली जानी भी चाहिए। ठीक है, तो अंत में मैं यही कहूंगा कि कलेजा मजबूत रखना साथियों, सुना है जंगों के दौर नजदीक आ रहे हैं, और बादशाहों से कह दो कि अपना तख्त पकड़ कर रखें,
क्योंकि तख्ता पलट करने के लिए कुछ सरफिरे सरीक आ रहे हैं। तो आप सभी जो हैं बहुत जल्दी नौसेना में भर्ती हो जाएं और ये एग्ज़ाम आप सभी का निकले। आप सभी को मैं वेल विशेस देता हूं। देखो, मैं क्या है ना, मैं फैक्ट्स पे बात करने वाला इंसान हूं। आपको अच्छा लगे ना लगे, मैं वो नहीं हूं कि भाई सबको दिलासा दूं। नहीं भाई, सब फौजी बनने वाले हो, आप सबका सपना पूरा होने वाला है, आप सबकी अपनी माँ को टोपी पहनाने वाले हो। मैं ऐसा आदमी हूं नहीं, है ना। तो मुझे फालतू मोटिवेशन जो है इज मोर डेंजरस देन डिमोटिवेशन। तो ये ध्यान रखो, फालतू मोटिवेशन नहीं करना, है ना। तो कुछ अकेडमीज वाले हैं, है ना, हम उनने बच्चों को चूतिया बना बना के स्मार्ट बोर्ड खरीद लिया। उसी स्मार्ट बोर्ड पे बैठ करके बच्चों को फालतू का मोटिवेशन देते हैं, फालतू की उम्मीदें जगाते हैं। मैंने बता दिया पहले ही कि अगर आपके मेडिकल असिस्टेंट में हैं आप, और आप मान लीजिए 40 ही अटेम्प्ट करके आए हैं, तो अभी से मान के बैठो नहीं होगा तुम्हारा सिलेक्शन, है ना। फालतू में क्यों आपको होप दूं कि नहीं नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम दौड़ रहे हो, तुम पागल बन डले हो, बाद में जाकर पता चलता है 227 में कि नहीं हुआ तुम्हारा। ठीक है, ऐसे करके अब एसएसआर में तो अब क्या ही बताना, 5 6 7 दिन में आपको पता ही चल जाएगा कि आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा सीन है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अच्छा करें, है ना। किसी को भी कुछ भी डाउट होता है मुझसे कमेंट में पूछ सकता है, मैं कमेंट में सभी का रिप्लाई देता हूँ। बहुत डिटेल में अपन हर चीज पे बात कर सकते हैं। किसी को भी कुछ भी समस्या आ रही है, मैं खुद नेवी सिलेक्टेड पर्सन हूँ, कई बार एग्जाम मैंने निकाला है नेवी का, उस पर बात करेंगे अपन कुछ समय बाद। ठीक है, तो बाकी किसी को कुछ डाउट हो वो पूछ सकता है मुझे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, भारत माता की जय।